हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तव एंड थ्रू दिस वीडियो मैं आपको हेल्प करूंगी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने में। जो टॉपिक मैंने लिया है दैट इज़ बैक्टीरियल माइक्रोब, जो पेपर है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। पेपर नंबर 9 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन बैक्टीरियल माइक्रोब के बारे में है। देखो, क्वेश्चन आपको प्रोटोजोअन माइक्रोब्स के बारे में भी आ सकता है, क्वेश्चन आपको फंगस के बारे में भी आ सकता है, बट जो बहुत फेमस और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और जो पूछा जा चुका है दैट इज़ बैक्टीरियल माइक्रोब। और आप यहाँ इस स्लाइड पे एक बैक्टीरिया की इमेज भी देख रहे होगे। तो आइए डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल माइक्रोब, पेपर नंबर 9 माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन मैं पहले आपके लिए रीड कर दे रही हूँ। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट वाज डिस्क्राइब द, बेसिकली जो क्वेश्चन था दैट वाज डिस्क्राइब द वेरियस बैक्टीरियल माइक्रोब करके, और उसके बहुत सारे डिजीज़ के बारे में आपको बताना है। एक बार मैं रीड करती हूँ, क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। So the question everybody, it is describe the bacterial microbe and also discuss the diseases related with them। ठीक है, तो डिजीज़ेज़ की बात करी गई है और माइक्रोब के बारे में आपको डिस्कशन करने के लिए बोला जा रहा है। हम माइक्रोब के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी प्रेजेंट पता होता है कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। वो हर जगह प्रेजेंट हैं, सॉइल, वाटर, एयर, दे आर लाइक फाउंड एवरीवेयर, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। अगर उनके सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और पुराने टाइप के सेल हैं, एडवांसमेंट नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स आप ढूंढने जाओगे कुछ नहीं है। हाँ, राइबोसोम होता है उनके पास। राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनल दैट विल बी प्रेजेंट इन देम। उसके अलावा आप माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का है, इसमें बेसिकली आपको पूछा गया है कि आप बैक्टीरियल माइक्रोब्स के बारे में बताइए, बहुत सारे बैक्टीरियल माइक्रोब्स के बारे में, और वो क्या क्या डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय देम, हम जो भी परेशानी वो करते हैं। तो इस टॉपिक को, इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे, हमेशा मैं बोलती हूँ कि हम लोग जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो एक इंट्रोडक्शन के साथ, तो एक प्रॉपरली हम लोग माइक्रोब के बारे में जानेंगे कि क्या है वो लोग, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, शेप कैसा होता है, क्या काम करते हैं एंड एवरीथिंग। फिर उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, उनके एनाटमी के बारे में कि उनका डायग्राम, जैसे उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर ग्रेड का होता है, बॉडी टिश्यू तो है भी नहीं उनके पास, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग, तो एनाटमी क्या होगी। और फिर आपको इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखना है, एक पूरा बैक्टीरिया के बारे में बताना है, बैक्टीरिया का डायग्राम इंक्लूड करना है, और उसके बाद प्रॉपरली आप कम से कम 4 डिजीज़ेस तो पक्का मेंशन करोगे, और उसको प्रॉपरली हम लोग अभी देखेंगे भी कि कौन कौन सा डिजीज़ेस वो कॉज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप का सेल है, ठीक है, कुछ भी न्यूक्लियस है नहीं उनके पास, सेल ऑर्गेनल्स है नहीं जो भी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है सब गायब है, कुछ भी उनके अंदर मौजूद नहीं है, केवल राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सेल वॉल होगा, ठीक है, सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है, नैग और नैम का भी बना होता है, और ये नैग और नैम बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और ये वैसे जो एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ताकि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेल सकें, ठीक है। अगर उनके जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो उनके पास सर्कुलर डीएनए, देखो हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं हमारे पास हेलिकल डीएनए होता है, लेकिन बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है। उनके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फ्लैजेलम, पिलाई हो गया, कैप्सूल हो गया, स्पोर्स हो गए। फ्लैजेलम तो जैसे हमें बेसिकली हमें लेग्स क्या करते हैं, हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वैसे ही फ्लैजेलम जो बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये देखो मैंने ग्रीन कलर से थोड़ा इनका फ्लैजेलम शो किया है। तो देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन देम। इंट्रोडक्शन में ये कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने, आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लोगे। ये रहा डायग्राम, एक नॉर्मल सेल ही की तरह डायग्राम है। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस की जगह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हम उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड को ही इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी
कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखना। और इनसिपिएंट न्यूक्लियस के अंदर इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल है। एंड दैट इज़ ऑल अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट देम। कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद एनाटमी देखेंगे, एंड फाइनली हम लोग डिजीज़ेस देखेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया का हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो ये बहुत टफ़ होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया आप उनको ना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी अगर आप छोड़ दोगे, 80 डिग्री, तो बोलेंगे आई एम चिल्ड, मैं आराम से, दे कैन सर्वाइव, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप उनको सलीन इन्वायरमेंट में अगर रख दो तो जो हेलोफिल्स होते हैं वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सॉल्टी हैबिटेट आराम से झेल लेते हैं। अगर आप बात करोगे बैक्टीरिया की, अगर ऐसे बैक्टीरिया जो जिनको आप एकदम एसिडिक पीएच में, मान लो कहीं पे pH 2 हो रहा है, तो वहाँ पे भी वो आराम से सरवाइव कर जाएंगे। तो दे जस्ट हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू सरवाइव इन एनी ऑफ द वेदर कंडीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द हैबिटेट इन विच दे हैव बीन पुट, ठीक है। तो वो जाने कैरेक्टर्स में बहुत छोटे न्यूक्लियस वगैरह नहीं है। यही कैटेगरी की मैं अभी बात कर रही थी कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनको ये हर इन्वायरमेंट झेल लेंगे। इनको आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दो या 2 pH एसिडिक पे रख दो, एसिडिक इन्वायरमेंट में आराम से ये रह जाएंगे। तो दैट इज़ द स्पेशल फीचर अबाउट देम। कुछ जो यू बैक्टीरिया होते हैं, दे आर द ट्रू बैक्टीरिया। नॉस्टक एनाबिना एग्जाम्पल, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। और जो उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर होता है ना, जो इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, दैट इज़ हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। देखो, क्वेश्चन में लिखा था कि आप वेरियस बैक्टीरियल माइक्रोब के बारे में बात कीजिए, तो उसके कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। फिर बोला है कि आप इनके डिजीज़ेज़ के बारे में बताओ। तो ये मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ेज़ का नाम लिखा है, जैसे आप देख पा रहे हो, पर्ट्यूसिस, सिफिलीज, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस, बॉट्यूलिज्म, कॉलेरा, सुडोमोनास इन्फेक्शन। ये सारा का सारा इन्फेक्शन जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और ये तो आपको प्रॉपर अपने आंसर में लिखना ही लिखना है, मस्ट है। बैक्टीरिया का डायग्राम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा डिजीज़ बिल्कुल लिखेंगे। और इसमें से कोई भी 4 आप अपने मनपसंद का 4 या 5 डिजीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लो अपने आंसर में। और ये भी लिख दो कि कैसे ये डिजीज़ेज़ हो सकते हैं और क्या क्या प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो अब मैं आपको थोड़ा स्लाइड दिखाऊंगी, इसमें काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। बेसिकली अभी बेसिकली हम लोग बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी कैटेगरी होती है। क्वेश्चन में बैक्टीरिया पूछा गया, तो बैक्टीरिया पे आ जाओ। ये स्लाइड अभी जस्ट नाउ मैंने डिस्कस किया। उसके बाद आप कैरेक्टर्स जो अभी मैंने बोला वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो आप इसको प्रॉपरली रीड कर लेना, इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लेना। डिजीज़ेज़ हैं तो ऑफकोर्स क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते हैं और वो फ्री का खाना खाएंगे। दे आर वी आर होस्ट फॉर देम एंड दे आर एक्टिंग एज पैरासाइट। वो आएंगे, वो फ्री का मील लेंगे और हमें डिजीज़ कॉज करेंगे, परेशान करेंगे, एंड दैट इज़ द नेचर दे हैव। सो ह्यूमन बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में दे बेसिकली हेल्प नहीं अफेक्ट, दे जस्ट लीड टू द वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ इफ़ दे आर डेंजरस, इफ़ दे आर पैरासाइट। तो आप ये पूरा उनके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, उनके स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हो। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी जस्ट नाउ डिस्कस करी वो आप मेंशन करोगे। ये डायग्राम ज़रूर आप बनाओगे। इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो एक बार हम लोग ये प्रॉपरली देख लेते हैं अच्छे से। जो कैप्सूल होता है ना, देखो आप जब बैक्टीरिया का डायग्राम बनाओगे तो उसमें आप कैप्सूल ज़रूर मेंशन करोगे। कैप्सूल जो है वो टफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है और वो क्या करता है, बेसिकली हेल्प करेगा। ये वाला मैं स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, आसान है, आराम से बना देना फटाफट। ये एक डायग्राम तो ज़रूर बनाना, बाकी सारा कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन जाएगा। तो ये कैप्सूल हो गया। ये टफ होता है, ये रिजिड होता है, ये गिलाटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को हेल्प करेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस और वो उनको प्रोटेक्शन में बेसिकली हेल्प करता है। ये देखो, ये फ्लैजेला बना हुआ है, ये इनको मूवमेंट कर, बैक्टीरिया बोलेगा अभी मुझे मूवमेंट करनी है, तो फ्लैजेलम इज़ लाइक ओके आई विल हेल्प यू आउट। तो फ्लैजेलम बेसिकली हेल्प द बैक्टीरिया इन मूवमेंट। सेल
सेल वॉल की बात करें, प्रोटेक्शन है। पीलियस, स्मॉल स्मॉल फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द कैप्सूल आप कह सकते हो। न्यूक्लियोइड के अंदर ये डीएनए है, लेकिन हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया के पास अपना कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इट इज़ नॉट हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस, इट्स जस्ट हैविंग द न्यूक्लियोइड। लेकिन हाँ, क्रोमोजोम होगा। क्रोमोजोम बस एक ही होता है। हमारे पास टोटल, हम लोग ह्यूमन बीइंग के पास टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 पेयर। बैक्टीरिया के पास बस एक ही होता है उनके पास क्रोमोसोम, तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। साइटोप्लाज्म इनके पास भी होगा। तो अब ये एक स्ट्रक्चर बड़ा आसान सा है, सेल बनाना है, साइटोप्लाज्म बनाना है, कैप्सूल बना दो, पीलिया बना दो और एक अच्छा सा फ्लैजिला बना दो कि उससे वो मूवमेंट कर ले, मतलब मूवमेंट करते हैं। सो दैट इज़ अबाउट इट। उसके बाद जो हम मेंशन करेंगे इस वाले आंसर में, हम ये वाला चार्ट ज़रूर मेंशन करेंगे कि सारे डिजीज़ेस का नाम और उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सारा लिस्ट आपके सामने है, रटना है रट लेंगे, क्या कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, कम से कम 4 से 5 तो ज़रूर मेंशन करेंगे, और सारा मेंशन कर दिया तो फिर बल्ले बल्ले, मतलब ठीक है। हाँ, और जब लिखेंगे तो आप कोशिश करना कि टेब्यूलर फॉर्म में इस डिजीज़ेस को लिखो, और इसमें से कोई भी 4 डिजीज़ आप एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने जो 4 डिजीज़ेज़ यहाँ पे लिया है वो आप देख लीजिए। ये टेबल हम लोग ज़रूर लिखेंगे। जैसे मान लो कॉलेरा, तो कॉलेरा कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलरी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कॉज करेगा? तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज करेगा। यर्सीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है, ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? तो ये प्लेग कॉज करेगा। तो एक तरफ सारा डिजीज़ेज़, दूसरी तरफ उस बैक्टीरिया जो उस चीज़ के लिए जिम्मेवार है जो वो डिज़ीज़ आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉज कर रहा है। तो कारण क्या है? अगर मैं बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करूँ तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात है। या तो आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओ तो बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, राइट। या अगर मान लो किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पे डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। किसी एनिमल से पर्सन को डिजीज़ हो सकता है। इवन मम्मी से बच्चे को भी हो सकता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अगर वो डिजीज़ प्रोन हो गई, अगर उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो देयर इज़ वेरी हाई चांसेस दैट द बेबी ऑल्सो कैन गेट दैट डिजीजेज। आपको पता है जो इधर उधर मच्छर और मस्कीटो इंसेक्ट घूमते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, वो भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अगर गलती से मान लो आपने कॉन्टामिनेटेड फूड खा लिया जो बहुत टाइम से, काफ़ी देर से रखा हुआ था, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, दैट इज़ बॉट्यूलिज्म। तो ये सारा कॉजेज़ है। सबसे पहले हमने बैक्टीरियल प्रोसेस में क्या डिस्कस किया है? बैक्टीरिया के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में। फिर हम फटाक से उसका स्ट्रक्चर बना देंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक लिस्ट बना देंगे बैक्टीरिया की कि कौन कौन सा डिजीज़ेज़ है और कौन बैक्टीरिया इसको कॉज करता है। फिर हम लिखेंगे कॉजेज़, आखिर कारण क्या है। तो हवा, पानी, किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आना, मम्मी से बच्चे को हो जाना, या फिर खाना, आप कोई कॉन्टामिनेटेड खाना खा लो, या फिर आप कॉन्टामिनेटेड पानी अगर कंज्यूम कर ले तो टाइफॉइड हो जाता है, सैल्मोनेला टाइफी से। तो कॉजेज़ क्या क्या है। फिर हम लोग देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। ऑफकोर्स खराब ही सिम्टम होगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा कोई यार ये मुझे बैक्टीरिया ने पकड़ लिया, नहीं। वो बेसिकली सिम्टम्स बहुत ख़राब होते हैं। पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, नॉजीनेस हो सकता है, फीवर आना शुरू हो जाएगा। तो एक फिर आप इसका सिम्टम्स मेंशन करो। क्या क्या रिस्क है? तो बहुत सारे रिस्क है बाबा। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, आके आपके पूरे बॉडी को तबाह कर रहा है। जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो ये सारा इसका सिम्टम हो गया। अब हाँ, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है, तो हम प्रिवेंशन मेजर कर देंगे। ऑफकोर्स अगर किसी बैक्टीरिया से हमें फ़ाइट करनी है, हम कोशिश करेंगे हम हैंड वॉश प्रॉपर यूज़ करें। तो प्रिवेंशन हम क्या क्या ले सकते हैं? हम सैनिटाइज रखेंगे खुद को दूर रखेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से, प्रॉपर फूड लेंगे, प्रॉपर वाटर इनटेक करेंगे, ये सारी चीज़ों का हम लोग ख्याल रखेंगे। और अगर कोई इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसको फटाफट ट्रीटमेंट के लिए चले जाना चाहिए। तो बैक्टीरियल डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हम वो मेंशन कर देंगे। और आप सोचोगे इतना कुछ मेंशन करना होता है? बिल्कुल, आप ये थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक टच करते जाना अपने आंसर लिखने में।
बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी लंबा ये पीडीएफ हो गया है क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत वास्ट है। तो आप कोशिश करो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दो। और फिर इसमें जो मैंने डिजीज़ लिया है वो एक टीबी लिया है। तो आप टीबी, आपको पता ही है ट्यूबरकुलोसिस जो होता है दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होगा, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो आप थोड़ा वो मेंशन कर दो। इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट लिख दो कि बहुत दिन तक इंसान को लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह होगी। एक मैंने लेप्रेसी ली है, तो लेप्रेसी डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे कि बैक्टीरिया जो है स्लोली ग्रो करता रहता है, स्किन में, आँखों में परेशानी हो सकती है, ट्रीटमेंट कराना पड़ता है प्रॉपरली। नेक्स्ट मैंने कॉलेरा लिया है। कॉलेरा भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और बहुत बेसिकली पूरा बॉडी ना एकदम ऐसा लगेगा पूरे बॉडी में पानी की कमी हो गई है। तो इट लीड्स टू सो वेरी मच ऑफ डिहाइड्रेशन इनसाइड आवर बॉडी। तो वो कॉलेरा के बारे में कारण क्या क्या है, मान लो आपने साफ़ पानी, आप जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो बहुत ख़राब है, पानी अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर खाना अगर अच्छा नहीं खा पाया, या कोई वेजिटेबल है जो कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स वगैरह खा लिया, तो उससे पता चला मछली चावल की पार्टी चल रही थी और मछली जो थी वो अच्छे पानी की फ़िश नहीं थी वो, तो उससे भी कॉन्टामिनेशन हो सकता है। तो ये सब चांसेस है कि कॉलेरा हो जाए। सिम्टम्स क्या, और नेक्स्ट मैंने एक डिजीज़ लिया है बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म तो बहुत कॉमन है, जंक फूड खा लेते हैं, जनरली क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इलनेस होने लगेगा पानी वानी से। जो बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कॉन्स्टिपेशन, ऐसा लगेगा कि पेट ही क्लियर नहीं हो रहा है, राइट। और ऑफ कोर्स थकान तो महसूस होएगी अगर आपको बीमारी हो रही है तो इरिटेबिलिटी है, अदरवाइज टायर्डनेस फील होगा। और ये मैंने लिया बेसिकली ये हमने अभी जस्ट नाउ डिस्कस किया बॉट्यूलिज्म। प्लेग एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाता है, वीकनेस होगी, फीवर होगा, हेडेक होगा, और ये सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फाइनली मैंने ये एक प्यारा सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा और इसको आप ज़रूर अपने आंसर में इंक्लूड करोगे, इसको आप ज़रूर अपने आंसर में बनाओगे। तो कैप्सूल ज़रूर हम लोग शो करेंगे और पिलाई हम लोग ज़रूर शो करेंगे, फ्लैजिला हम लोग ज़रूर शो करेंगे। और ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, अब वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थोड़ा ज़्यादा लंबा है, 28 पेजेस का है, तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ से शॉर्ट